वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। माई सेल्फ सीपी सिंह, योर बायोलॉजी टीचर। और हम जो आज बायो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो का, वो है बॉडी फ्लूइड। ये एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है और क्लास 11th और नीट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बार इस बात को समझ लेते हैं कि फिजियोलॉजी में हमें डील किस चीज़ से करना है। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। हम भाई लाइफ अगर सस्टेन करनी है, हमें जिंदा रहना है, तो इसके लिए बहुत से लाइफ प्रोसेस हमें करने होते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, मतलब मोड ऑफ टेकिंग फूड, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन है। ये सब क्या है, क्यों चाहिए हमें? फॉर सस्टेनिंग लाइफ, ताकि हमारी लाइफ बनी रहे, हम आगे प्रोग्रेस करते हैं। उसीलिए इसमें जो हम पढ़ते हैं वही हमारा पार्ट है फिजियोलॉजी में, जिसमें हम नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में किस तरीके से नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है। जबकि एक पार्ट आएगा पैथोलॉजी, आप आगे हायर क्लासेस में कभी पढ़ेंगे तो एक वर्ड यूज होगा पैथोलॉजी। देखिए, पैथोलॉजी में आप लोग एबनॉर्मल पढ़ेंगे, यही सिस्टम रहेगा लेकिन एबनॉर्मल। वहीं पे फिजियोलॉजी में नॉर्मल फंक्शन पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि स्टमक का काम क्या है, भाई स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो एसिड बनाएगा, पेप्सिन बनाएगा, ये उसका क्या है, नॉर्मल फंक्शन। अब मान लीजिए किसी का एसिडिटी हो गई, एसिडिटी करते करते अल्सर बन गया, पेप्टिक अल्सर, अलग अलग टाइप के अल्सर होते हैं, वो अल्सर बन गया। अब वो क्या हो गई, उसकी पैथोलॉजी। फिजियोलॉजी किसमें चेंज हो गई, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी को अफेक्ट करने वाले अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी हमें पढ़ना है वो है फिजियोलॉजी। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है बॉडी फ्लूइड। तो इसका स्टार्ट करेंगे, साथ साथ लिखते रहेंगे इसको अपनी कॉपी में। तो अगर हम बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट जो है वो वाटर कवर करता है। 2/3 हिस्सा भी सुन लीजिए, फिर मैं लिखवा दूंगा इसका। 2/3 पार्ट जो है हमारी बॉडी में वो वाटर कवर करता है, और कहा जाता है 60 to 75% वाटर है। एक एडल्ट के अंदर अगर उसे गिना जाए तो एडल्ट के अंदर ये 60% वाटर प्रेजेंट होता है, और इन्फेंट्स जो होते हैं उनके अंदर 75% ये वाटर का रेशियो होता है। और अगर ओल्ड पीपल की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 50%। तो मेनली क्योंकि एडल्ट में हम मेन फोकस कर रहे हैं तो उसमें 60% प्रेजेंट होता है। अब जो ये बॉडी फ्लूइड है, जैसे हमारी पूरी बॉडी है तो उसमें 75% 60% वाटर कवर कर रहा है। तो वो क्या है, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स हैं, उसमें सेल्स हैं। फिर इसके बाद आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी है, कैपिलरीज भी होती है हमारी। जैसे कैपिलरीज कैसे बनती है, ये मान लीजिए आपकी हार्ट से आर्टरी आ रही है, और आर्टरी छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाती है और फॉर्म करती है आर्टेरियोल्स। आर्टरी की ब्रांचिंग होती है आर्टेरियोल्स। इसी तरीके से वेन की ब्रांचिंग होती है वेन्यूल्स। छोटी छोटी वेन्यूल्स होती है, आर्टरी से आर्टेरियोल्स। ब्रांचिंग है ना, ब्रांचिंग किसकी है, ये आर्टरी की आर्टेरियोल्स, और वेन की ब्रांचिंग वेन्यूल्स। ये दोनों इस तरीके से, मान लीजिए फिंगर हमने ऐसे जोड़ ली तो इस तरीके से आर्टरी और वेन्यूल जुड़ गई, और उसके बीच में जो गैप्स बच रहा है इसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, मतलब यहाँ पे जो स्पेस बच गया है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका फ्लूइड इसके अंदर है, इसमें से कुछ पार्ट इसका ऊज आउट हो जाता है, यानी बाहर की तरफ आ जाता है। बट इसमें लार्ज प्रोटीन नहीं आते, आरबीसीज नहीं आते, इसलिए ये रेड कलर का होता भी नहीं है। ठीक है, हाँ, बाकी प्लाज्मा वाटर कंटेंट है, और सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी इस पार्ट में आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब समझिए कि आईसीएफ और ईसीएफ क्या है। ये आपका ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर आपके सेल्स हैं। सेल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं कह रहा, सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो है आईसीएफ, यानी इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। और बाकी उससे बाहर, चाहे वो प्लाज्मा हो चाहे ब्लड वेसल से बाहर का फ्लूइड हो, वो है ईसीएफ। इस बात को समझिएगा, ये ब्लड वेसल्स के अंदर सेल्स है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो आईसीएफ, उसके बाहर चाहे ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा की फॉर्म में हो चाहे लिम्फ फॉर्म में हो, सेल से बाहर ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये जो हमारा 60% मैंने आपको बताया कि हम 60% एक एवरेज कंसीडर कर लेते हैं, तो हम इसे इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 33% और 27%। 33% आईसीएफ और ईसीएफ में आपका 27%।
इसी चीज को थोड़ा सा नोट डाउन करना है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए जरा साथ साथ। बोले तो लिखिए बॉडी इज फॉर्म्ड बाय सॉलिड एंड फ्लूइड, बॉडी इज फॉर्म्ड बाय सॉलिड एंड फ्लूइड, 2/3 of body part consist of fluid, एक डाटा कहा जाता है। देखिए कैसे कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो 70 kg का है, एक इसे से कंसीडर करा गया है, जैसे आप लोग मैथ्स वगैरह में पढ़ते हैं लेट करके एक आइडियल केस, तो उस तरीके से एक केस लिया गया है कि कोई पर्सन है 70 kg का है, 70 kg में उसमें 40 लीटर वाटर उसे चाहिए, फिर उसमें से भी आपका डिवाइड कर दिया 22 लीटर और 18 लीटर। ये जो 22 लीटर है ये ICF और 18 लीटर जो है ये आपका ECF, इस पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये परसेंटेज एक एडल्ट के लिए लिया गया था, परसेंटेज से भी आप याद रख सकते हो और इससे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 70 kg ह्यूमन बीइंग, 70 kg ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग, फिर ऐसे लिख लीजिएगा कंटेन 40 लीटर ऑफ वाटर, 40 लीटर ऑफ वाटर which can be divided in intracellular part and extracellular part, और इसको बना लीजिएगा इंट्रासेल्युलर पार्ट एंड एक्स्ट्रासेल्युलर पार्ट। और वो 60% वाला भी लिख लीजिएगा, जो मैंने बताया था इसी के नीचे 60% वाला लिख लीजिएगा कि ये 60% है, ये भी किसमें डिवाइडेड था 33% और 27%, ये ICF और ये आपका ECF। ICF मतलब इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और ECF मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आपका प्लाज्मा भी आएगा, याद रखिएगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने बार बार बताया कि ये आपका ब्लड वेसल है, इसके अंदर सेल है, सेल के अंदर ICF है, समझ रहे हो कि नहीं, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। उसके बाहर जो है वो ECF है, उसमें प्लाज्मा भी है, उसमें आपका लिम्फ भी है, उसमें आपके कुछ सिक्रीशंस भी बनाते हैं, ठीक है। तो वो सब आपका ECF का ही पार्ट है, याद रहेगा, छोटा सा पार्ट था। और इसको लिख लीजिएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, लिख लीजिए लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मैक्सिमम पार्ट ऑफ द बॉडी कवर्ड बाय वाटर, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द बॉडी कवर्ड बाय वाटर इन इन्फेंट्स ब्रैकेट में लिखिएगा 75%, कॉमा फिर मतलब देन, कॉमा नहीं देन लिखिए, देन एडल्ट मेल 60% एंड मिनिमम इन फीमेल, एडल्ट फीमेल ब्रैकेट में 50%, और ओल्ड में भी कम होता है पानी का अमाउंट, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और ये है कि अभी आप जब ब्लड पढ़ेंगे तो ब्लड में भी आप देखेंगे कि एडल्ट फीमेल या प्यूबर्टी के बाद जो फीमेल होती है उसमें ब्लड की मात्रा कम होती है, ठीक है। क्यों कम होती है? ड्यू टू मेंस्ट्रुअल लॉस, उसकी वजह से फ्लूइड की मात्रा भी कम होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए
less amount of water is present in adipose tissue. Less amount of water, पूरी बॉडी का अगर हम वाटर, जैसे मान लीजिए एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट कंटेन करता है, तो 90% वो फैट ही कवर करता है, सिर्फ 10% उसमें वाटर होता है, ठीक है। तो क्या लिखा, लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन एडिपोज टिश्यू, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 10%। 10% पूरी बॉडी का नहीं बता रहा हूं, 10% मतलब एडिपोज का जो पार्ट है उसका 10% से वाटर है, 90% उसमें फैटी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप बात करो और किस में ज्यादा ब्लड है, तो भाई आपके हार्ट में भी ब्लड ज्यादा है, आपके किडनी में भी ब्लड है, सॉरी फ्लूइड कंटेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा जहां जहां ब्लड वहां फ्लूइड कंटेंट है। लेकिन जो एडिपोज है, एडिपोज में कहा गया कि मिनिमम वाटर है सिर्फ 10%। किसका 10%? एडिपोज का, पूरी बॉडी का 10% नहीं, मतलब ये 75% का 10% नहीं, एडिपोज का जो पार्ट है उसका 10% सिर्फ क्या है, वाटर है ओनली। बाकी उसमें क्या होता है, फैट स्टोरिंग सेल ऑफ एडिपोज इज नोन एज एडिपोसाइट्स। फैट स्टोरिंग सेल होता है, फैट स्टोर करता है, बाकी उसमें वाटर, ठीक। नेक्स्ट लिखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है बॉडी फ्लूइड? तो सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड क्यों जरूरी है या बॉडी फ्लूइड की क्या आवश्यकता है? तो सबसे पहली आवश्यकता जो बॉडी फ्लूइड की है वो है होमियोस्टेसिस में। अब ये होमियोस्टेसिस क्या है? होमियोस्टेसिस मतलब हमारी बॉडी की, एक साइंटिस्ट है क्लॉड बर्नाल्ड, उन्होंने कहा था मिलीव्यू, या भी बताएंगे जब वो पढ़ेंगे, इंटीरियू, मतलब कि उन्होंने बताया था कि होमियोस्टेसिस जो है ये इंटरनल एनवायरनमेंट को शो कर रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट को। इन्होंने, क्लॉड बर्नार्ड ने कहा था कि होमियोस्टेसिस में इंटरनल एनवायरनमेंट शो कर रहा है कि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कितनी स्टैटिक कंडीशन में है। कहने का मतलब ये, जैसे अगर हमें मालूम है कि एक्स अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी में आवश्यकता है तो वो उतना ही बना रहेगा, हमारी बॉडी उस तरीके से मैकेनिज्म करेगी। लिपिड इतना चाहिए तो वो इतना बना रहेगा, ग्लूकोज का इतना अमाउंट है तो वो उतना बना रहेगा। तो ये हमारी बॉडी इस तरीके से मेंटेन्ड करती है, ये होमियोस्टेसिस। मतलब एक स्टैंडिंग कंडीशन बना के रखना, किसकी, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट की स्टैंडिंग कंडीशन, उसमें ब्लड भी एक मेजर रोल प्ले करती है। क्यों मेजर रोल प्ले करेगी ब्लड? भाई ब्लड में फ्लूइड है, ब्लड में प्रोटीन है, ब्लड में अभी हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, हम लिखेंगे कौन कौन से होते हैं। इसके बाद सेकेंड फंक्शन ट्रांसपोर्ट में, ये तो हो गया होमियोस्टेसिस। दूसरा फंक्शन जो मदद कर रहा है ये ट्रांसपोर्ट, भाई ब्लड कैरी करता है, आपने पढ़ा है भाई बॉडी फ्लूइड में हमारा ब्लड है, लिम्फ है, ये दो हमारे मेन बॉडी फ्लूइड्स हैं। अब ब्लड की अगर बात करते हैं तो ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, आयरन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, फिर लंग से ले जाके हार्ट से पास कराते हुए टिश्यू को दे देता है ना। तो फिर ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि वो खाने को एब्जॉर्ब कर रहा है, खाने को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड में आ गया, फिर वो जो ब्लड में खाना आ गया अब वो जहां जहां जाना है वो वहां पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। ऑक्सीजन ब्लड पहुंचा रहा है, खाना ब्लड पहुंचा रहा है, दुनिया भर का एक्सक्रीटरी वेस्ट जो आपका बना। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक वर्ड जो सॉलिड वेस्ट हम रिमूव करते हैं वो इजेक्शन पार्ट है, और एक्सक्रीशन पार्ट जिसमें यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है उसमें ब्लड का रोल है। अभी जब आप कार्डियोवैस्कुलर पढ़ेंगे तो उसमें हार्ट में से 5 लीटर ब्लड अगर आ रहा है, कार्डियक आउटपुट जो होता है, उसमें से जो 1500 ml के आसपास कहां जा रहा है? किडनी के पास, फॉर द पर्पज ऑफ प्यूरिफिकेशन। समझ में मेरी बात को क्या कह रहा हूं मैं? तो वो पार्ट मान लो वहां पे चला गया फॉर द पर्पज ऑफ प्यूरिफिकेशन, तो कौन लेके गया उसको? वेस्ट को कौन लेके गया? बॉडी फ्लूइड, ब्लड लेके गया। तो आपका ऑक्सीजन हो गया आपका, और छोड़िए हार्मोन्स क्या है आपकी, सिक्रीट कहां हो जाते हैं? सीधा ब्लड में, सोर्स से सिक्रीट हुए टारगेट तक जाना है, कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। तो सेकंड फंक्शन ट्रांसपोर्ट। थर्ड फंक्शन लिखिए जिसमें मदद करता है वो है मेटाबॉलिक रिएक्शन। आपकी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो आपकी कहां हो रही है? ब्लड में हो रही है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस मतलब ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द
बॉडी। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, आप लोगों ने पढ़ा भी था फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारे अंदर रिएक्शन चल रही है, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, याद है ना, तो वो सारी क्या है, वो किसमें हो रही है, मैक्सिमम आपके ब्लड में हो रही है। फोर्थ फंक्शन लिखिए, टेक्सचर ऑफ टिश्यू। टिश्यू का टेक्सचर मेंटेन करने में कौन मदद करता है, वाटर। वाटर है, फ्लूइड, ठीक है। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि अगर वाटर की कमी हो जाती है, जैसे डिहाइड्रेशन हो गया हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी इरप्शन स्टार्ट कर देती है, मतलब सूखने लगती है, करने लगती है, हमारा फेस पेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लो रुक गया। समझ में मेरी बात है? तो टेक्सचर मेंटेन करता है। नेक्स्ट फंक्शन लिखिए, टेम्परेचर रेगुलेशन। फिफ्थ फंक्शन है टेम्परेचर रेगुलेशन, ये बॉडी फ्लूइड करता है। इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन एक और वो मदद करता है आपका ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? हाइपोथैलेमस, ठीक है। वो जब एंडोक्राइन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा इसका फिफ्थ फंक्शन हो गया आपका टेम्परेचर रेगुलेशन। याद रहेगा इतना? तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो समझ में आया। बॉडी फ्लूइड कि एक अगर 70 kg का आदमी है तो उसमें लगभग कितना प्रेजेंट होगा हमारा, 40 लीटर। उसको हमने 22 लीटर और 18 लीटर में डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद 60% वाला हमने पढ़ा। फिर मैंने बताया वाटर का ज्यादा कंटेंट इन्फेंट में होता है, फिर एडल्ट है, फिर इसके बाद आपकी एडल्ट फीमेल आती है। एक चीज याद रखिएगा, डिहाइड्रेशन का सबसे ज्यादा जो डेथ का खतरा होता है वो किसमें होता है, इन्फेंट्स और ओल्ड एज में। सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम किसमें फेस हो जाती है, इन्फेंट्स और ओल्ड में। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा केयर रखनी चाहिए। तो बॉडी फ्लूइड क्या है, कैसे उसका डिवीजन है, आईसीएफ क्या है, ईसीएफ क्या है, ये हमें अभी तक पता होना चाहिए। ये हो गया यहां तक का टॉपिक। इसके बाद हमने पढ़ा कि बॉडी फ्लूइड मेनली बॉडी में दो तरीके के हैं, ब्लड और लिम्फ, जो ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहे हैं, जो टिश्यू टेक्सचर मेंटेन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, जो टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहे हैं। ये कौन मदद कर रहा है, बॉडी और होम्योस्टेसिस सबसे मेन, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक टेबल बनाइए, टेबल में एक तरफ लिखिए आईसीएफ और एक तरफ लिखिए ईसीएफ। आईसीएफ एंड ईसीएफ, आईसीएफ एंड ईसीएफ। आईसीएफ में देखिए कौन कौन सा, इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में। इसके अलावा अगर आप आईसीएफ की बात करते हो तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, CO2 आईसीएफ में ज्यादा होगा तभी बाहर जा पाएगा, है ना, तभी ना बाहर जाएगा जब उसका सेल के अंदर जब प्रेशर ऑफ CO2 हाई होगा तभी तो वो बाहर जाएगा, वरना वो बाहर कैसे आएगा। तो ये याद रखिएगा। क्या क्या हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, CO2, इसके अलावा फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब आईसीएफ में प्रेजेंट है। और आईसीएफ में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्रोटीन और लिपिड्स। देखिए प्रोटीन की मात्रा अधिकतर आईसीएफ में ही ज्यादा होती है। ईसीएफ में कुछ प्रोटीन्स होते हैं लेकिन वो नॉन डिफ्यूजिबल प्रोटीन होते हैं, मतलब जो डिफ्यूज नहीं कर सकते, होते हैं लेकिन मैक्सिमम पार्ट कहां होता है। और ये पोटेशियम का भी बहुत मेजर रोल है, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे या ग्रेडियंट बनाने में मदद करता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, पोटेशियम, याद रखिएगा। इसके बाद ईसीएफ में आते हैं तो सोडियम, आपका क्लोरीन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब अंदर की तरफ, ग्लूकोज, ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। और फैटी एसिड, ठीक है। पीएच में स्लाइटली फर्क होता है क्योंकि आपको पता है, पढ़ते भी हैं आप कि CO2 जो है एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो इसका जो पीएच है वो 7 होता है और इसका जो पीएच है ईसीएफ का वो 7.4 होता है। और यही हमारी बॉडी का एक नॉर्मल पीएच कंसीडर करा जाता है, क्योंकि जब भी हम पीएच नापने के लिए फ्लूइड निकालते हैं तो ईसीएफ फॉर्म ही हमारे पास आ रहा है, मतलब फ्लूइड का ही मेजर करते हैं ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आईसीएफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो पीएच है वो 7 है एसिडिक, और ईसीएफ का जो पीएच है वो है 7.4। ये एसिडिक है क्योंकि CO2, और भी बहुत से कारण है लेकिन मेन CO2 का कारण है। हमारी बॉडी पूरा रेगुलेशन करती है, किस चीज का रेगुलेट करती है, पीएच भी डिफरेंट ना हो। जानते हो हमें बुखार हो गया,
या हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई, हमारी बॉडी अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसको ठीक कर सके। जैसे मान लीजिए पीएच अल्टर हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, एसिडिटी हुई या कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम हुई, पीएच में अल्टरेशन हो गया, घट बढ़ गया, तो बॉडी के पास बफर सिस्टम मैकेनिज्म है। ठीक है, बफर सिस्टम मैकेनिज्म क्या करता है, रेस्पिरेशन के थ्रू, आपकी किडनी के थ्रू और आपके ब्लड के थ्रू मेंटेन करता है पीएच। ठीक है, बफर सिस्टम याद रखिएगा, तीन चीज है, रीनल सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तीनों मिलके आपकी बॉडी का बफर मेंटेन करते हैं कि आपकी बॉडी का जो पीएच है वो 7.4 मेंटेन रहे। नॉर्मल पीएच जो आपकी बॉडी का है 7.4 मेंटेन रहे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, हो गया नोट डाउन। अच्छा, अब बॉडी का कंसंट्रेशन हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं ना, मोलैरिटी, टोनिसिटी। टोनिसिटी पढ़ा है? तो टोनिसिटी कुछ है नहीं, वही है, बस डिफरेंस है उनका। ठीक है, जैसे देखिए आप पढ़ रहे हैं अगर ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी और एक वर्ड आएगा टोनिसिटी, इनमें क्या फर्क है। मोलैलिटी में क्या कंसीडर करते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही लेते हैं। और इसमें मोलैरिटी में लेते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नीचे अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लिया जाता था। तो ऐसे ही हम इसमें कंसीडर करते हैं, मतलब इसकी यूनिट हमारी हो जाएगी मोल पर केजी। देखिए जो केजी किसका है, सॉल्वेंट का है। सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट से क्या मतलब है, फ्लूइड पार्ट का। ठीक है, फ्लूइड पार्ट। और ऑस्मोलैरिटी मोल पर लीटर किसका, पूरे उसका कितना वॉल्यूम है उसका। टोनिसिटी क्या होता है, टोनिसिटी जो है ये इफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी या मोलैलिटी है, या ऑस्मोलैरिटी है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, यहां पे आपका कोई किसी भी कंपाउंड का X कंसंट्रेशन है और अंदर उसका Y कंसंट्रेशन है, तो इनका जो डिफरेंस है वही टोनिसिटी। इफेक्टिव यानी नेट कितना बच गया, वो टोनिसिटी को इंडिकेट करता है। तो याद रहेगा कंसंट्रेशन तीन तरीके से हम इसमें देख रहे हैं, ऑस्मोलैरिटी और टोनिसिटी। ऑस्मोलैरिटी में पर केजी देख रहे हैं, ऑस्मोलैरिटी में पर लीटर और टोनिसिटी में इफेक्टिव। क्लियर है। टोनिसिटी के बेसिस पे हमने इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और भूल गए, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। तो टोनिसिटी इसको लिखते रहिएगा जरा, मैं यहाँ लिख रहा था, लिखा है ना, ये नहीं लिखा तो लिख लीजिए। कंसंट्रेशन तीन तरीके से मेजर होगा। कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, फर्स्ट ऑस्मोलैरिटी, इसमें आगे लिख सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा कंसीडर करते हैं, वाटर। सेकंड ऑस्मोलैरिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट है टोनिसिटी, TONICITY, टोनिसिटी। ठीक है, इट इज द मेजर ऑफ इफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी, इफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये तीन पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। देखिए इसकी तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा सॉल्वेंट, लेकिन हम पढ़ेंगे बॉडी के हिसाब से। लेकिन हमारी बॉडी में जो सॉल्ट का परसेंटेज मेंटेन करा जाता है वो 0.9% है, जो सॉल्ट का परसेंटेज मेंटेन करा जाता है।
तो आइसोटोनिक में क्या होता है, आप जानते हो, वो देखते हो ना जब इंजेक्शन लगाते हैं तो जो जब इंजेक्शन फिल करते हैं तो वो उसमें कंसीडर करते हैं कि सॉल्ट का अमाउंट अल्टर ना हो, ऊपर नीचे ना हो, मेंटेन्ड हो। तो सॉल्ट में भी 0.9% ये एक आइसोटोनिक परसेंटेज है। NaCl की बात हो रही है 0.9 से NaCl। आइसोटोनिक में क्या होता है कि सेल के अंदर 0.9% NaCl और सेल के बाहर भी 0.9% NaCl। अब हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में जो बाहर की तरफ है वो ज्यादा होता है ना, सॉल्ट वहां पे ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए सेल है भाई 0.9% तो नॉर्मली है और हमने बाहर 2% दे दिया, सपोज करिए 2% दे दिया, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, बाहर सॉल्ट ज्यादा है अंदर सॉल्ट कम है, आपका पानी क्या करेगा, वाटर क्या करेगा बाहर, इससे सेल पे क्या फर्क पड़ेगा, श्रिंकेज हो जाएगी वहां का, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगी श्रिंकेज। उसके बाद बात करते हैं हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि इधर मान लीजिए कि 0.3% है, अंदर सेल के अंदर 0.3% हमने डाला और बाहर 0.9% है। किसी को इंजेक्शन लगाया और सॉल्ट मेंटेन नहीं करा सेल के अंदर और 0.3% दे दिया, अब क्या प्रभाव होगा, पानी अंदर आ जाएगा, क्या हो जाएगी स्वेलिंग, क्या हो गया इसमें एंडोऑस्मोसिस, यहां पे क्या हो गया एक्सोऑस्मोसिस, यहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां पे ऐसा कोई मूवमेंट नहीं। तो याद रखिएगा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, टोनिसिटी यहां पे हमें मेंटेन करनी है, 0.9% अंदर है 0.9% बाहर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये NaCl की कंसंट्रेशन लिया गया है। हाइपरटोनिक, बाहर सॉल्ट ज्यादा है, बाहर 2% सॉल्ट ले लिया, इंजेक्शन लगाया और NaCl का कंपाउंड 2% था अमाउंट, अब बाहर 2% है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बाहर 2% अंदर 0.9%, क्या NaCl, भैया पानी बाहर आने लगेगा और ये श्रिंक कर जाएगा। ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई ना आइसोटोनिक, 0.9 अंदर 0.9 बाहर, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा शेप है वैसे ही मेंटेन रहेगा। लेकिन हाइपरटोनिक में बाहर 2% है अंदर 0.9% है तो वाटर बाहर आ जाएगा और यहीं पे मान लीजिए कोई इंजेक्शन है कुछ मतलब अप्लाई करा और अंदर 0.3% बाहर 0.9% पानी अंदर, ये स्वेल कर जाएगा। तो इस तरीके से ये आप पढ़ते हैं टोनिसिटी, याद रहेगा इतना, क्लियर है या नहीं क्लियर है यहां तक जो भी हमने पढ़ा है, समझ में आया, ठीक, ना समझ में आया तो बता दीजिए। ये तो था हमने नॉर्मली पढ़ लिया कि फ्लूइड कैसा होना चाहिए, कितना अमाउंट कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या मेंटेन करता है क्या मेंटेन नहीं करता। अब हम पढ़ेंगे कि अगर फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाए, फ्लूइड में कोई इम्बैलेंसमेंट आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ फ्लूइड या तो बाहर आ गया या फ्लूइड जरूरत से ज्यादा हमने अंदर ले लिया, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे हम इसमें दो पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन और एक हम पढ़ेंगे वाटर इंटॉक्सिफिकेशन। क्या क्या, एक पढ़ेंगे हम डिहाइड्रेशन, पानी का लॉस हो गया, और एक हम पढ़ेंगे इंटॉक्सिफिकेशन। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसी का पार्ट है वो है फ्लूइड इम्बैलेंस। हमारा जो फ्लूइड है उसमें इम्बैलेंसमेंट हो गया, उसमें चेंजेस हो गया। तो इम्बैलेंसमेंट में क्या क्या इम्बैलेंसमेंट हो सकता है भैया, हो सकता है डिहाइड्रेशन, धूप लेने का बहुत मन कर रहा था, धूप लेने का मन कर रहा था, इतनी धूप ली कि पानी निकल गया, किस में चला जाएगा डिहाइड्रेशन। और वहीं पे मान लीजिए इतना पानी पी लिया, इतना पानी, भाई किसी गुरुदेव ने कहा पानी पियो वेट लूज हो जाएगा, अब वेट लूज करने चक्कर में इतना पानी पी लिया, किडनी एप्रोप्रिएट वर्क नहीं कर पा रही है, क्या हो जाएगा टॉक्सिफिकेशन। कहा जाता है ना कि किसी चीज की जो से ज्यादा हो तो भी खतरनाक, कम हो तो भी खतरनाक, हर चीज का एक लेवल होता है, क्या कहते हैं उसको, क्रिटिकल वैल्यू। तो उसी तरीके से होता है इसमें, बात समझ रहे हो। अगर वाटर की कमी हो गई तो वो हो जाएगा डिहाइड्रेशन, वाटर जरूरत से ज्यादा आ गया तो वो इंटॉक्सिफिकेशन, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इंटॉक्सिफिकेशन के बारे में। समझ आया कि नहीं, समझ आया। अरे सबसे ज्यादा क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है कि इंटॉक्सिफिकेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है। पढ़ते हो ना ORS का घोल पियो, अरे पहले गाना चलता था वो, ORS चलता है नहीं चलता, देखा है कि नहीं ORS, हाँ तो वही पढ़ेंगे अभी हम ORS। चलिए तो सबसे पहले हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में डिहाइड्रेशन।
डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में लिखिए इट इज अ क्लिनिकल कंडीशन, it is a clinical condition in which there is excess loss of water in their way in क्या बोला था, in which there is excessive loss of water, मतलब पानी का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, माइल्ड डिहाइड्रेशन, इसके बाद एक हम कह सकते हैं मॉडरेट डिहाइड्रेशन, एक माइल्ड डिहाइड्रेशन, एक मॉडरेट और एक सीवियर डिहाइड्रेशन। तो 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं। चलिए पहले इसको देखते हैं, माइल्ड डिहाइड्रेशन क्या है। माइल्ड मतलब थोड़ा बहुत, है ना। तो इसमें क्या होता है, माइल्ड डिहाइड्रेशन में 5% लॉस ऑफ वाटर होता है, वो है आपका माइल्ड डिहाइड्रेशन। और वहीं पे अगर हम मॉडरेट की बात करते हैं तो मॉडरेट डिहाइड्रेशन में जो लॉस ऑफ वाटर है वो 10% लॉस ऑफ वाटर होता है। इसमें आइए 15% लॉस ऑफ वाटर, तो इसमें 15% लॉस ऑफ वाटर होता है। जो ये सीवियर है इसमें 3 पार्ट और बनाए जाते हैं। इसमें 3 है, एक होता है आपका आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। माइल्ड था थोड़ा बहुत 5% लॉस हुआ, मॉडरेट था 10% पानी, सीवियर में क्या होता है ज्यादा पानी लॉस होता है। और यही हमारे अंदर पैथोलॉजी मतलब ऐसी मतलब प्रॉब्लम जो क्रिएट कर सकता है वो सीवियर लॉस कर सकता है। जब 15% वाटर लॉस हो रहा है, समझ रहे हो ना, 15% वाटर लॉस हो गया और ज्यादा नुकसान और ज्यादा भारी। अब चलो अस्पताल, यहां तक अस्पताल की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहां जब पड़ेगी तो अस्पताल की आवश्यकता पड़ती है, आपको आईवी लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये इतनी यहां तक प्रॉब्लम आ सकती है। ये हो जाता है, इसको दोबारा से ORS PR रिहाइड्रेशन करा लिया, वो दोबारा मतलब लेवल में आ जाएगा। तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 5%, 10%, 15%। अब जो ये है इसमें क्या फर्क होता है, आइसोटोनिक में लिखिएगा, ये बना लिया कि नहीं, ये बनाया ऐसे, इसको बना लीजिए, फिर इसको नीचे लिखिएगा, मतलब यहाँ स्पेस नहीं था, इसे नीचे बना के लिखिएगा, फिर उसके नीचे नीचे उसके बारे में लिखिएगा। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन। अब उसमें 3 है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो सबसे पहले आइसोटोनिक में लिखिए, आइसोटोनिक में इक्वल लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, लिखिए इक्वल लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट किसमें होगा, आइसोटोनिक में। ऐसा आपको मेनली देखने के लिए मिलेगा वॉमिटिंग या डायरिया में, ठीक है, वॉमिटिंग एंड डायरिया। उसमें जितना पानी लॉस हो रहा है उतना ही वाटर का लॉस होता है। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में लिखिए लॉस, अच्छा हाइपरटोनिक से क्या समझ में आ रहा है, ये आपकी बॉडी के अंदर कौन सी कंडीशन बना रही है, हाइपर बना रही है। तो हाइपर में क्या ज्यादा होता है, सॉल्ट। तो किसका लॉस यहां ज्यादा होगा, वाटर। तो लिखिए लॉस ऑफ मोर वाटर, लॉस ऑफ मोर वाटर देन सोडियम। ऐसा आपको कहां मिलता है, पानी ज्यादा लॉस हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहां पे क्या हो रहा था, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, ठीक है, वॉमिटिंग डायरिया के थ्रू वाटर और सॉल्ट दोनों आपके बाहर जा रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने बताया हाइपर में। हाइपर में आपको क्या करना है, सॉल्ट बॉडी में ज्यादा है ना, पानी बाहर ज्यादा जाना चाहिए, तो ऐसा फीवर में होता है। फीवर लिख लीजिए, फीवर में क्या होता है, फीवर में पानी लॉस ज्यादा होता है लेकिन सॉल्ट लॉस कम होता है, क्योंकि वाटर इवेपोरेशन उसमें ज्यादा होता है। फिर नेक्स्ट है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में लिखिए लॉस ऑफ मोर सोडियम देन वाटर, लॉस ऑफ मोर सोडियम देन वाटर। जो लोग ड्यूरेटिक्स यूज करते हैं
मतलब कि आप लोग ये पढ़ोगे, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं अपना कम वेट में लाने के लिए बॉडी से वाटर लूज करवा देते हैं, डियोरेटिक्स लेके ले लिया, अब उसमें से क्या है वाटर लॉस कराना है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, मेडिसिनल फॉर्म होती है, ले लिया, उससे ज़्यादा क्या करेगा, एडीएच वर्क फंक्शन रुक जाता है, पानी बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है, बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है, ठीक है, तो वो होता है आपका हाइपोटोनिक। याद रहेगा कि नहीं? ये डिहाइड्रेशन के टाइप्स थे, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सीवियर में आइसोटोनिक हो सकता है, जितना पानी बाहर जा रहा है उतना ही सॉल्ट बाहर जा रहा है। हाइपरटोनिक में पानी बाहर ज्यादा जा रहा है, इसमें जो है ज्यादा लॉस किसका हो रहा है, इसमें हाँ सॉल्ट का लॉस हो रहा है और बॉडी में वाटर का अमाउंट ज्यादा बच जा रहा है, ठीक है। ये ड्यूरेटिक्स जो है ये एडीएच के एक्शन को बढ़ा देता है। एडीएच अभी आप पढ़ोगे, एंटी ड्यूरेटिक्स हार्मोन, ठीक है। एडीएच नहीं, गलत कह दिया ना, एडीएच घटाता है, तभी तो एंटी कहा गया उसको, वैसोप्रेसिन, ध्यान रखिए, सॉरी। चलिए ठीक है, आगे लिखिए कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन। क्या क्या प्रॉब्लम, क्या किसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है? तो वॉमिटिंग, रीनल डिसऑर्डर, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की वजह से हो रहा है और डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन रिलेटेड है। एंडोक्राइन में पढ़ेंगे इसे डिटेल में। तो क्या क्या बताया मैंने, वॉमिटिंग, रीनल डिसऑर्डर, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, और लिख सकते हैं इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर, पानी कम लिया जा रहा है, एक्सेस स्वेटिंग, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ये सब तो समझ सकते हो ना, इसमें कितना वाटर लॉस हो, ठीक। अच्छा, अब अगर मान लीजिए किसी का, अब साइन सिम्टम्स क्या क्या आपको दिख सकते हैं, मान लीजिए किसी में पानी की कमी हो रही है, तो पानी कमी होती है तो जीभ सूख जाना, यूरिन कम पास होना, बॉडी में स्वेटिंग कम होना, ये तो होगा ही जब माइल्ड डिहाइड्रेशन। मॉडरेट में और अच्छा, माइल्ड में उससे भी ज्यादा कि थर्स्ट फील होना, प्यास लग रही है, जीभ सूख रही है, ये यहां तक पहुंचा, यूरिन का भी कुछ अमाउंट कम हो जाएगा। मॉडरेट में थोड़ा बहुत फर्क आपके ब्लड में आ सकता है, जैसे आपका बीपी थोड़ा डाउन जा सकता है क्योंकि ब्लड फ्लो पे फर्क आ गया। जब ये सीवियर लेवल पे होता है तब इसका इफेक्ट आपके ब्रेन पे, आपके मसल्स पे हो सकता है। ब्रेन में कन्वर्जन्स हो सकते हैं, कन्वर्जन्स यानी कंफ्यूजन, डेल्यूरियम होना, मतलब एक समझ जैसे कि मतलब होश आना रहना, बहुत ज्यादा अगर पानी की कमी हो जाए, कुछ समझ में नहीं आना क्या हम कर रहे हैं क्या हम नहीं कर रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम इससे हो सकती है। इसके सिम्टम्स है किसके, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो इन्फेंट्स और ओल्ड एज में होता है, इसलिए उनको फिर रिहाइड्रेशन कराया जाता है, ठीक है। रिहाइड्रेशन कैसे करा सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो आईवी देना होता है, इंट्रावेनस फ्लूइड ट्रांसफर करते हैं, नहीं तो ओआरएस देते हैं। तो याद रखिएगा, ओआरएस मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट, वाटर इंटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट हेड डालिए, वाटर इंटॉक्सिफिकेशन। वाटर इंटॉक्सिफिकेशन, वाटर इंटॉक्सिफिकेशन। देखिए, वाटर इंटॉक्सिफिकेशन कहिए या वाटर पॉइजनिंग कहिए, ठीक है, या आप कह सकते हो इसे और नाम, जैसे वो डिहाइड्रेशन था, इसको एक नाम और ओवर हाइड्रेशन, इसे ओवर हाइड्रेशन भी कह सकते हैं। जरूरत से ज्यादा बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट हो जाना, उसका कारण क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है कि फ्लूइड बहुत ज्यादा हो गया, कि किडनी को जितना पानी बाहर निकालना चाहिए था वो उतना पानी बाहर नहीं निकल पाया, ठीक है। तो ये सब इसके डिफरेंट बहुत से और बहुत कारण हो सकते हैं कि बॉडी में पानी ज्यादा ले रहा है, मतलब इतना शौक आ गया कि 8 लीटर पानी एक दिन में पी जा रहा है, हालांकि वाटर का इंटेक 2 लीटर तक है, भाई जितना हमारा आउटपुट जा रहा है उतना हमें इनपुट करना है। एक वैल्यू क्या है, 2800 ml तक पानी अच्छा है, क्यों अच्छा, क्योंकि हम उतना बाहर भी तो निकालते हैं। 1500 ml हमने कहाँ से निकाल दिया, किडनी से निकाल दिया, कुछ हम
स्वेटिंग करते हैं, कुछ लंग से निकालते हैं, कुछ स्टूल में पास आउट करते हैं, तो भैया उतना लेना भी तो है। तो उतना मिली चलो 200 ml तक समझ में आता है, चलो ज़्यादा चलो बहुत ज़्यादा हो तो 3 लीटर तुमने ले लिया, 8 लीटर तक पानी लेने लगे तो बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी। या हो सकता है आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो ब्लड ज़्यादा दे रहा है, किसको? किडनी को, उसे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो लिखिए इसमें वाटर इंटॉक्सिफिकेशन में एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, सॉरी लॉस नहीं, एक्सेस प्रेजेंस ऑफ वाटर, लॉस तो डिहाइड्रेशन था, अभी हम पढ़ रहे हैं ओवर हाइड्रेशन इन द बॉडी। इसके लिखिए इट कैन बी ड्यू टू, इसी में लिखिए आगे, इट कैन बी ड्यू टू हार्ट फेलियर, हार्ट में कुछ मतलब देखिए हार्ट कार्डियक अरेस्ट अलग है, हार्ट अटैक अलग है, और हार्ट फेलियर मतलब उसे जैसा काम करना चाहिए था वो उस एफिशिएंसी से नहीं कर रहा है, हार्ट फेलियर का मतलब है, बाकी जब पढ़ेंगे कार्डियक तो बताएंगे। हार्ट फेलियर, रीनल डिसऑर्डर, फिर एक लिखिए और सबसे इंपॉर्टेंट है, डबल टिक लगा के लिखिएगा जब आप एंडोक्राइन पढ़ेंगे वहां पे ये है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ड्यूरेसिस में क्या हो रहा था? ड्यूरेसिस में क्या करवा रहा था? वो लॉस करवा रहा था ना वाटर का, ये वाटर के लॉस को बचा रहा है। कैसे बचा रहा है? एब्जॉर्ब करा लेता है। जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अगर ध्यान हो तो ये ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस के बाद फिर आप लोगों ने पढ़ा है इस तरीके से पीसीटी है, ये है किडनी में पढ़ेंगे हमसे, फिर इसके बाद आपने पढ़ा था हेनले लूप, फिर इसके बाद पढ़ा था आपने डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो डीसीटी वाला पार्ट होता है यहां से क्या कराता है, आप एक एनसीईआरटी की लाइन है आप पढ़ेंगे, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसने क्या बचाया? ड्यूरेसिस को बचा लिया, एंटीड्यूटिक, इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी से निकलता है आपकी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये क्या कराता है? कंडीशनल एब्जॉर्प्शन, कहां से? डीसीटी, डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? बॉडी वाटर फ्लूइड बढ़ जाएगा ना, क्योंकि भैया यहां से जो वाटर जाएगा वही तो कलेक्टिंग डक्ट से फिर बाहर यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा आउट होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसने क्या करा है? इसने तो ये एब्जॉर्ब कर लिया ना। अब जब वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो बॉडी फ्लूइड लॉस कम हो गया। अगर ये मान लो अच्छे से काम नहीं कर रहा, एक डिसीज होती है जिसको कहा जाता है SIAD, हाँ यही है, एक बार मैं देख लूंगा इसे कंफर्म करके, हाँ SIADH, हाँ इसी से है, सिंड्रोम ऑफ, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जिनमें कई सारे सिम्टम्स हैं, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। सिंड्रोम ऑफ, ये आई से पूरा यही, इनएप्रोप्रिएट हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। इसमें एडीएच इतना ज्यादा हो जाता है कि नॉर्मल से ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा। अरे भैया जब नॉर्मल से ज्यादा आ गया तो ज्यादा पानी भी तो एब्जॉर्ब कराएगा, बॉडी में क्या होगा? इंटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इतना ये वाला समझ में आया कि दोबारा बताऊं? समझ में आया ना? कुछ खास नहीं, एडीएच ड्यूरेटिक हमने पढ़ा था इससे पहले। भाई लोग वो ले लेते हैं ड्यूरेटिक कि भाई हमारा वेट कम हो जाए, पानी बहुत ज्यादा बाहर निकल जाए, जब वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं। तो ये एडीएच क्या? एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन, एंटी उसके अगेंस्ट काम कर रहा है ना। वो तो लॉस करवा रहा था वहां पे ड्यूरेटिक्स, और ये क्या करा रहा है? एंटी उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। वैसोप्रेसिन क्या कराता है? डीसीटी से कंडीशनल एब्जॉर्प्शन, किसका? वाटर का। इससे क्या होगा? इससे आपका एक्सेस लॉस बच जाए। ठीक है, ये इतनी कहानी है आपकी इंटॉक्सिफिकेशन। इंटॉक्सिफिकेशन और किससे हो सकता है? मान लीजिए जो ड्रिप चलाते हैं, ड्रिप आईवी देते हैं, उन्होंने मेंटेन नहीं करा कंसंट्रेशन और वाटर ज्यादा जा रहा है, सॉल्ट वाटर मेंटेन करके डाला जाता है ना, वो देखा जाता है भाई क्या कितना है, एक वे में दिया जाता है। और मान लीजिए वो ज्यादा आईवी दे दिया तो उससे भी वाटर इंटॉक्सिफिकेशन हो सकता है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं। सब लॉस ऑफ वेट भी इससे हो सकता है, लोग बहुत पानी पी लेकिन नहीं वेट लॉस करना है 8 लीटर जो मैंने बताया, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एनीमिया हो सकता है,
ब्लड की कमी। अच्छा, इससे एनीमिया कैसे कनेक्टेड? एनीमिया यानी ब्लड की कमी हो जाना। देखिए, इससे रिलेटेड विस्कोसिटी है। जब आप ब्लड पढ़ोगे तो ब्लड का गाढ़ापन, कितना गाढ़ा है ब्लड, ये भी डिपेंड करता है। विस्कोसिटी कितनी है ब्लड की, क्योंकि ब्लड के अंदर आपके ब्लड सेल्स होते हैं और वो उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करते हैं कि कहाँ उन्हें जाना है, कहाँ उन्हें नहीं जाना। ठीक है, वो ब्लड का टॉपिक है, तो उसे ब्लड देनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं भाई? एडीएच दे दूं? एडीएच देना नहीं, एडीएच का काम सप्रेस कराना है। ऐसी मेडिसिन देनी है जो एडीएच का काम क्या करे? सप्रेस करे। तो इतना समझ में आया जो अभी तक हमने पढ़ा कि सबसे पहले बॉडी फ्लूइड कैसा, क्या क्या कहाँ का कंपार्टमेंट है, हमने वो पढ़ा था। कहाँ आईसीएफ, ईसीएफ परसेंटेज कितना है याद रखिएगा। बॉडी फ्लूइड का फंक्शनिंग याद रखिएगा। आईसीएफ और ईसीएफ में क्या होता है। बॉडी फ्लूइड अल्टर हो जाए तो इसकी वजह से दो प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें है, डिहाइड्रेशन और ओवरहाइड्रेशन या वाटर इंटॉक्सिफिकेशन। इतना है टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड पढ़ेंगे। थैंक यू।